आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गृह मंत्री अमित शाह ने किया डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 का उद्घाटन। कहा, मोदी सरकार के कार्यकाल में 8 उग्रवादी संगठनों के 644 कार्टन ने किया सरेंडर। बिहार चुनाव को लेकर राजद अध्यक्ष तेजस्वी यादव का ऐलान। कहा, पहली कैबिनेट में पहली कलम से बिहार के 10 लाख युवाओं को देंगे नौकरी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी कोटा को बड़ी सौगात। ट्रिपल आईटी के लिए 7 करोड़ 46 लाख रुपए के बजट को दी मंजूरी। डूंगरपुर हिंसा मामले में सैद्धांतिक सहमति बनने के बाद फिर से उग्र हुए उपद्रवी, पुलिस पर किया पथराव। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट फेस्ट का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति की तब तक पूरी तरह से कल्पना नहीं की जा सकती है जब तक उसमें पूर्वोत्तर संस्कृति नहीं मिलती है। पूर्वोत्तर संस्कृति भारतीय संस्कृति का आभूषण है। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान 8 उग्रवादी संगठनों के लगभग 644 कैडर ने आत्मसमर्पण किया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, अर्थव्यवस्था, पर्यटन और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पूर्वोत्तर में शांति सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। पिछले 6.5 सालों में पूर्वोत्तर में जो भी उग्रवाद, हिंसा, भारत बंद के कारण समाचार में छाया रहता था, अब उसकी चर्चा विकास, उद्योगों, जैविक खेती और स्टार्टअप के लिए होती है। उन्होंने आगे कहा कि समस्याओं का समाधान तभी किया जा सकता है जब यदि कोई उत्तर पूर्व के मुद्दों को समझता है और उन्हें ईमानदारी से हल करता है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में शांति बनाए रखने के लिए बहुत सारे काम किए गए हैं। गृह मंत्री के रूप में मैं सभी मुख्यमंत्रियों और पूर्वोत्तर के लोगों को बताना चाहूंगा कि 2024 से पहले शेष समस्याओं का समाधान भी कर लिया जाएगा। बिहार में विधानसभा चुनाव को देखते हुए अब सत्ताधारी पार्टी के बाद प्रमुख विपक्षी पार्टी ने भी बेरोजगारों के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया है। राजद प्रमुख और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वे बिहार के 10 लाख बेरोजगार युवाओं को नौकरी देंगे। उन्होंने ट्वीट किया, पहली कैबिनेट में पहली कलम से बिहार के 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। बिहार में 4,50,000 रिक्तियां पहले से ही हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, गृह विभाग सहित अन्य विभागों में राष्ट्रीय औसत के मानकों के हिसाब से बिहार में अभी 5,50,000 नियुक्तियों की अत्यंत आवश्यकता है। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले विपक्षी महागठबंधन के आरजेडी के चेहरे तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। एक ओर जहां पार्टी के सामने सीटों के बंटवारे की बड़ी चुनौती है, तो वहीं दूसरी ओर उसे सभी को साथ में भी लेकर चलना और अपनी बढ़त को बनाए रखना है। इस बीच महागठबंधन के घटक दल विकासशील इंसान पार्टी ने उप मुख्यमंत्री पद पर दावा ठोक दिया है। इसे लेकर वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी ने पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और दिल्ली में कांग्रेस नेता अहमद पटेल से मुलाकात भी की। मुकेश सहनी ने दोनों नेताओं से सीट शेयरिंग के मामले को लेकर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद पर दावे की बात रखी। वीआईपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजीव मिश्रा ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि पार्टी ने 25 सीटों की मांग रखी है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन से जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के जाने के बाद पार्टियां कम हो गई हैं, इसलिए उनकी पार्टी 25 सीटों की मांग व उप मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी का मजबूत आधार है। शिवसेना सांसद संजय राउत और बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात के बाद उद्धव ठाकरे सरकार की स्थिरता को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। वहीं इस मुलाकात को लेकर दोनों ही नेताओं की तरफ से बयान सामने आया है। राउत ने कहा, मैं कुछ मुद्दों पर चर्चा करने के लिए कल देवेंद्र फडणवीस से मिला था। वे पूर्व सीएम हैं, इसके अलावा वे महाराष्ट्र के विपक्ष के नेता हैं और बिहार चुनाव के लिए भाजपा के प्रभारी हैं। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन हम दुश्मन नहीं हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को हमारी बैठक के बारे में जानकारी है। वहीं भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा, संजय राउत जी शिवसेना के अखबार सामना के लिए मेरा साक्षात्कार लेने चाहते थे। इस पर चर्चा के लिए बैठक आयोजित की गई। मैंने राउत जी के सामने कुछ शर्तें रखी थी। मैं चाहता था कि इसे बिना काट-छांट के प्रकाशित किया जाए। भाजपा नेता ने बैठक में किसी राजनीतिक वार्ता से इनकार किया। धर्मा प्रोडक्शन के कर्मचारी क्षितिज रवि प्रसाद को कोर्ट ने एनसीबी की कस्टडी में सौंप दिया है। कोर्ट ने क्षितिज को 3 अक्टूबर तक के लिए कस्टडी में भेज दिया है। इससे पहले पूछताछ के बाद एनसीबी ने क्षितिज को गिरफ्तार कर लिया था। एनसीबी के सूत्रों के मुताबिक क्षितिज रवि प्रसाद के घर पर छापे के दौरान गांजा मिला था,
गिरफ्तार किए गए ड्रग्स पेडलर अनुज केशवानी ने क्षितिज प्रसाद के नाम का खुलासा किया था। उन पर ड्रग पेडलर ने ड्रग्स खरीदने का आरोप लगाया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में कुछ फोटोज सामने आए थे जिसमें धर्मा प्रोडक्शन के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर क्षितिज प्रसाद और असिस्टेंट डायरेक्टर अनुभव चोपड़ा एक ड्रग पेडलर के साथ खड़े दिख रहे थे। ड्रग कनेक्शन में इस फोटो को ही क्षितिज प्रसाद और अनुभव चोपड़ा के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत माना जा रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोटा में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए बजट को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए कुल 7.46 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। बता दें कि ये केंद्र और राज्य सरकार का प्रोजेक्ट है जिसमें केंद्र सरकार अपनी हिस्सेदारी का 19.38 करोड़ रुपए पहले ही जारी कर चुका है। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार के हिस्से की बजट राशि का भी ऐलान कर दिया है। इससे सूचना प्रौद्योगिकी में अपना करियर बनाने की इच्छा रखने वाले विद्यार्थियों को अध्ययन करने के लिए अन्य राज्य में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो राजस्थान में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर सकेंगे। डूंगरपुर उपद्रव मामले में सरकार और जनजातियों के प्रतिनिधियों के बीच सैद्धांतिक सहमति के बाद उपद्रवियों ने दोबारा से हंगामा शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारी फिर से उग्र हो गए। उपद्रवियों ने ऋषभदेव और झाडोल के पालिया खेड़ा में पुलिस पर पथराव कर दिया। इससे पहले सरकार और जनजातीय प्रतिनिधियों के बीच बैठक में आंदोलन समाप्त करने को लेकर सैद्धांतिक सहमति बनी। जानकारी के मुताबिक इस दौरान आंदोलन के मृतकों को 5 लाख रुपए आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी दिए जाने को लेकर भी सहमति बनी। इसके अलावा मामले में सरकारी खर्च पर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने को लेकर भी सहमति जताई गई। इसके बाद जनजातीय प्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्र में जाकर पैदल मार्च किया और प्रदर्शनकारियों से वार्ता की। हालांकि यहाँ बात नहीं बनी और प्रदर्शनकारी फिर से हिंसा पर उतर आए। बैठक में डूंगरपुर सांसद कनकमल कटारा, उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा, विधायक दयाराम परमार, विधायक गणेश घोगरा, बीटीपी विधायक राजकुमार रोत, रामप्रसाद ढिंडोर, जनजातीय अभ्यर्थियों का प्रतिनिधिमंडल मौजूद रहा। केंद्र सरकार के द्वारा पारित किए 3 कृषि अध्यादेशों को लेकर आज चौमू के मोरीजा गांव में किसान चौपाल बुलाई गई। यहाँ सांसद सुमेधानंद सरस्वती और विधायक रामलाल शर्मा ने कृषि विधेयकों के बारे में किसानों को जानकारी दी और इन बिलों को लेकर किसानों के सवालों का जवाब दिया। सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने किसान चौपाल को संबोधित करते हुए कहा कि पहले किसान नजदीकी मंडी में अपनी फसल बेचने को मजबूर था, लेकिन नया कानून बनने के बाद किसानों को यह अधिकार मिला है कि वे देश की किसी भी मंडी, व्यक्ति, संस्था या कंपनी को अपने फायदे के अनुसार फसल बेच सकते हैं। वहीं विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि नए कृषि कानून में संविदा खेती के अंतर्गत किसान अपनी बोई जाने वाली फसल के लिए किसी भी कंपनी या संस्था से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और फसल होने के बाद वह कंपनी या संस्था खेत से फसल ले जा सकेगी। इसका किसान की जमीन से कोई लेना देना नहीं है। उधर भरतपुर सिमको फैक्ट्री मामले में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने 3 लोगों की एक कमेटी गठित की है। भाजपा का कहना है कि सिमको भरतपुर की जीवनदायिनी रही है, लेकिन कुछ लोगों की साजिश के चलते दशकों से रह रहे परिवारों को बिना मुआवजा दिए ही बेदखल करने में लगे हुए हैं। इसलिए लोकहित में मामले की निष्पक्ष जांच के लिए पार्टी ने कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में विधायक और प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्रकांता मेघवाल, सांसद भागीरथ चौधरी और पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता विधायक रामलाल शर्मा को शामिल किया गया है। ये समिति घटनास्थल पर जाकर मामले की निष्पक्ष जाँच कर 7 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। प्रदेश में कल पंचायत राज चुनाव के प्रथम चरण का मतदान होने वाला है, जिसे देखते हुए सारी तैयारी कर ली गई है। इसे देखते हुए चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने मतदाताओं, उम्मीदवारों और उनके समर्थकों से कोरोना गाइडलाइंस की पालना करने की अपील की है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर शर्मा ने कहा कि पंचायती राज संस्थानों के चुनाव के पहले चरण में सोमवार को 33 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। क्योंकि राज्य में कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी हो रही है, ऐसे में आमजन द्वारा बढ़ती थोड़ी सी भी लापरवाही बड़ी मुसीबत का कारण बन सकती है। चिकित्सा मंत्री ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि मतदाता अपने घर से मास्क लगाकर मतदान के लिए जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए मतदान के लिए लाइन में खड़े हों। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि मतदान के दौरान सीनियर सिटीजन और दिव्यांगजनों को प्राथमिकता दें। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आमजन पर इस समय दोहरी मार है। उन्हें कोरोना जैसी महामारी के बीच लोकतंत्र को मजबूत करने की परीक्षा पर भी खरा उतरना है। प्रदेश की जनता पूर्ण सजग है और सतर्क है। मुझे उम्मीद है कि आमजन इस कसौटी पर खरा उतरेगा। राजस्थान पंचायती राज चुनाव के प्रथम चरण के मतदान कल सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएंगे।
इसके लिए पोलिंग पार्टियां मतदान बूथों तक पहुंच रही हैं। प्रशासन की ओर से चुनाव को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। प्रदेश अभी भी कोरोना महामारी से उबर नहीं पाया है। इसे देखते हुए मतदान बूथों पर सुरक्षित मतदान करवाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। इस बार कोरोना महामारी के चलते राज्य सरकार और निर्वाचन विभाग की गाइडलाइंस के अनुसार सैनिटाइजर, मास्क जैसी आवश्यक बातों की पालना आवश्यक रूप से करवाने के निर्देश दिए गए हैं। जोधपुर जिले की बावड़ी पंचायत समिति में कुल 32 ग्राम पंचायतों के चुनाव होंगे। इसके लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।